नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया। आदित्य L1 4 महीने की अवधि में लैग्रेंज एक बिंदु पर पहुंच जाएगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, बलाकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना। आदित्य L1 उपग्रह में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानी कि कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड हैं। इससे कोरोनियल हीटिंग की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 को ले जाने वाला पीएसएलवी C-57 एक्सेल संस्करण है, जिसमें अधिक मात्रा में ईंधन ले जाने के लिए लंबी स्ट्रैप ऑन मोटरें हैं। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि यह उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग मिशन था, जिसमें आदित्य L1 को सही ऑर्बिट में प्लेस करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह मिशन बेहद ही सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। आदित्य L1 मिशन के सफल प्रक्षेपण से पूरे देश में खुशी की लहर। इसरो वैज्ञानिकों ने इस मिशन के बारे में जानकारी दी। इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम ने बताया कि यह मिशन क्यों महत्वपूर्ण है और इससे क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक्स पर भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को एक नए पथ पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई, शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक प्रत्येक कदम के साथ अंतरिक्ष में रच रहे हैं इतिहास। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आदित्य L1 मिशन की लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्हें आदित्य L1 मिशन के लॉन्च को देखते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा कि मैं भी इतिहास लिखे जाने का साक्षी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी देशवासियों को आदित्य L1 की सफल लॉन्च की बधाई देते हुए कहा, यह मिशन हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत का परिणाम। इस मिशन में हमारे देश में वैज्ञानिक और विज्ञान से जुड़ी कई संस्थाओं ने भी हर मुमकिन तरीके से इस मिशन में अपना योगदान दिया। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना काम पूरा कर लिया। प्रज्ञान चांद की सतह पर 100 मीटर चला है। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह और भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 5 सालों में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी परिवार के लिए एटीएम बनने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हर घर में राशन पहुंचाने के लिए अंगूठा छाप प्रणाली शुरू की थी, जबकि भूपेश सरकार गरीबों का राशन छीनने का काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को यह तय करना है कि आगामी चुनाव में वो किसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने आदिवासियों की सुरक्षा का वादा किया, लेकिन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने वीडियो में ITPO कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेंटर की एक झलक दिखाई। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं के मुद्दे पर जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। साथ ही समिति के सदस्यों के नामों को भी ऐलान किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर 6 से 7 सितंबर को जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा पर होंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया द्वारा आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 में भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने के बाद पहला शिखर सम्मेलन होगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के बेहद गंभीर मामला सामने आया। बीती 31 अगस्त को एक व्यक्ति ने गांव वालों के सामने ही अपनी पत्नी को 1 किलोमीटर तक निर्वस्त्र कर घुमाया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी उसका पति है। महिला पर हुए अत्याचार की घटना पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा। भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध में राज्य नंबर 1 पर है। भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही। राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई घटना को भाजपा नेता और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को महिलाओं के खिलाफ कहां क्या घटनाएं हो रही हैं उसकी भनक तक नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलाने की बात कही। राजस्थान सरकार ने पीड़िता को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का जो कुशासन है उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध चरम पर। राज्य में 1 साल में हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए। प्रतापगढ़ घटना पर राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज ने सीकर में कहा कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जुटी भाजपा ने शनिवार को अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान से रणथंभौर सर्किल तक रथ पर सवार होकर रोड शो किया। भाजपा अध्यक्ष ने प्रतापगढ़ की घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार ने जनता को केवल और केवल भ्रष्टाचार और अपराध से भरा माहौल दिया। भाजपा अध्यक्ष ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से परेशान हो चुकी है, इसलिए वो भाजपा की सरकार चाहती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी और तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना किया, जो 47 विधानसभा क्षेत्र से होती हुए 19 सितंबर को जयपुर में संपन्न होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गाजियाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत की। भाजपा अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हर एक वार्ड के जो शहीद हैं उनका शिलापट तमाम वार्ड में लगाया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अशोक चक्र से सम्मानित दिवंगत मेजर मोहित शर्मा को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस की यातायात इकाई ने फुल ड्रेस कारकेड रिहर्सल का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस द्वारा यह रिहर्सल 3 चरणों में पूरी की जा रही है। पहली ड्रिल सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और 12 बजे तक चली, दूसरी 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक चली और तीसरी शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक हुई। डेलीगेट्स की गाड़ियों की काफिले की सुविधा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट पर आम ट्रैफिक के मूवमेंट को रोककर अलग रूट पर डाइवर्ट करने का फैसला किया और इस बाबत एडवाइजरी भी जारी की। पुलिस विभाग ने फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ यातायात के दिशा निर्देश साझा किए। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में लगभग 18 जिलों में 3,20,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। असम में दुबरी, गोलपारा, गुवाहाटी, तेजपुर और नेमाटी घाट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। 45 राजस्व क्षेत्रों के 800 से अधिक गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 7 राहत शिविर और
89 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रामलीला मैदान में एक रोड शो में भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के गरुड़ में उपचुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हम पिछली बार की तुलना से अधिक वोटों से जीतेंगे। G20 की तैयारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, पिछले 2 महीनों से हमारा फोकस था कि शहर ऐसा दिखे कि यहां कोई त्योहार होने वाला है। हम इस काम में करीब 2 महीने से लगे हुए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि G20 की मेजबानी करना कोई आसान काम नहीं और हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि गठबंधन की बैठक बहुत अच्छी है रही, अब हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट जारी किया। दिसंबर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन होगा। बिहार के समस्तीपुर जिले में कोर्ट परिसर में पिछले दिनों हुई फायरिंग की घटना पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि एसआईटी की अलग अलग टीमों ने झारखंड, दिल्ली और बिहार में छापेमारी कर घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राजपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की जहां भी सरकार बनेगी वो गरीबों की सरकार होगी। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों के राजदूतों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। अफ्रीका देशों के महिला राजदूतों और उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कई हिस्सों में आज तेज बारिश, जिसके बाद सड़कों पर जलजमाव देखने को मिला। ओडिशा के भुवनेश्वर के कई हिस्सों में भी आज तेज बारिश हुई। तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव देखने को मिला। एक तरफ जहां कर्नाटक सरकार जो अपने 5 चुनाव विवादों को लागू करने के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए कुल 10 करोड़ की लागत से 33 हाई एंड कारें खरीदने का फैसला किया। कर्नाटक सरकार 30 लाख रुपए प्रति वाहन की कीमत पर 33 मंत्रियों में से हर एक के लिए एक टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड एसयूवी खरीदेगी। वाराणसी की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट 4 सितंबर तक जमा कराने को कहा। केंद्र ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से लॉजिस्टिक नीति बनाने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के मास्टर प्लान के लिए गुणवत्तापूर्ण डेटा जुटाने का सुझाव भी दिया गया ताकि प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल को व्यापक रूप से अपनाया जाए। वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों को चीन से आने वाले सस्ते उत्पादनों से बचाने के लिए घरेलू उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चीनी कांच के आयात पर $243 प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। सरकार ने देश में उत्पादन के लिए जाने वाले कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटा दिया। वहीं डीजल और एटीएफ विमान ईंधन के निर्यात पर उपकर बढ़ा दिया। देश में उत्पादन वाले कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एसईडी के रूप में लगाए जाने वाला कर घटाकर 6,700 रुपए प्रति टन कर दिया गया, जो पहले 7,100 रुपए प्रति टन था। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और अटल पेंशन योजना एपीवाई के ग्राहकों की संख्या 6.62 करोड़ के पार हो गई। वहीं कुल संपत्ति प्रबंधन 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 25 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार का एयूएम 2,40,902 रुपए था। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए ये 42,246 रुपए था। राज्य सरकारों के मामले में ये 4,36,071 रुपए था। एनपीएस को 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। सिंगापुर को एक बार फिर भारतवंशी राष्ट्रपति मिला। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थरमन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। थरमन शनमुगरत्नम ने चुनाव में 70.4% वोट हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंद्वियों एनटीयूसी इनकम के पूर्व प्रमुख टैन केन लियान को 13.88% वोट मिले।
सिंगापुर में 2011 के बाद हो रहे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान खत्म होने के बाद नतीजों का ऐलान किया गया। थर्मन शनमुगारत्नम वर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब की जगह लेंगे। गैबोन के सैन्य शासकों ने देश की समस्त सीमाओं को फिर से खोल दिया। बोलीविया की सरकार ने चिंता जताई है कि देश परिवहन केंद्र और कच्ची कोका पत्तियों के उत्पादक की बजाय कोकीन का उत्पादन केंद्र बनता जा रहा है। तूफान साओला ने हांगकांग में भयानक तबाही मचाई। मिस्र के विपक्षी नेता हिशाम कासिम भूख हड़ताल पर चले गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन सेवा उद्योग में बाजार पहुंच का विस्तार करेगा और सीमा पार सेवा व्यापार को बढ़ावा देगा। भारत के अविनाश साबले ने डायमंड लीग के फाइनल में जगह बनाई। मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा के स्विट्जरलैंड में तैयारी शिविर को शुक्रवार को मिशन ओलंपिक इकाई से मंजूरी मिली। नीरज चोपड़ा अमेरिका के यूजीन में होने वाले डायमंड लीग फाइनल से पहले स्विट्जरलैंड के मैंगलिंगन में 12 दिवसीय ट्रेनिंग शिविर में भाग लेंगे। बुडापेस्ट में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में 9:15:31 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज कर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पारुल चौधरी को टॉप स्कोर ग्रुप में शामिल किया गया। भारतीय स्पिनर जयंत यादव ने मौजूदा काउंटी चैंपियनशिप मिडिलसेक्स से सत्र के आखिरी 4 मैच खेलने के लिए अनुबंध किया। यूएस ओपन के पुरुष युगल में भारत के रोहन बोपन्ना ने तीसरी दौर में जगह बनाई। यूएस ओपन के महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वानटेक ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए चौथे दौर में स्थान बनाया। डेनमार्क की कैरोलाइन वोज़निएकी ने यूएस ओपन में अपनी शानदार सफर को जारी रखते हुए चौथे दौर में प्रवेश किया। महिला एकल में ही चेक गणराज्य की 10वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुखोवा भी आसान जीत के साथ तीसरे दौर की बाधा पार करने में सफल रही। 20वीं वरीयता प्राप्त येलेना ओस्टापेंको तीसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पुरुष एकल में 10वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के फ्रांसिस टियाफोए ने भी चौथे दौर में स्थान बनाया। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। टेलर फ्रिट्ज ने यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने कोलो मुआनी के साथ 76.4 मिलियन पाउंड में अनुबंध किया। स्पेनिश दिग्गज बार्सिलोना ने पुर्तगाल के डिफेंडर जोआओ कैंसेलो को लोन पर अपने साथ जोड़ने में सफलता लाई। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने अपने स्टार स्ट्रोकर मोहम्मद सालाह के लिए सऊदी क्लब अल इत्तिहाद की 150 मिलियन पाउंड की पेशकश को ठुकरा दिया। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 7 सितंबर को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ की आने वाली फिल्म टाइगर 3 का आज नया पोस्टर रिलीज हुआ। कॉमेडियन से अभिनेता बने सुनील ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो सड़क किनारे कपड़े धोते नजर आ रहे हैं। रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 13 के विजेता रहे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की आज दूसरी पुण्यतिथि। इस मौके पर उनके तमाम प्रशंसक और परिवार वालों ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेत्री करीना कपूर की नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म जाने जा का आज नया पोस्टर रिलीज हुआ। 5 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान ने टिकटों की एडवांस बुकिंग में उनकी ही फिल्म पठान को पीछे छोड़ा। जवान अब तक 2,71,176 टिकट बेचने में सफल रही। टीवी पर जल्द ही लोकप्रिय शो मैं आई कम इन मैडम की सीजन 2 के रूप में वापसी होने जा रही है। शो के पहले सीजन को दर्शकों ने खूब सराहा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।